टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर ये टॉपिक आज मुकम्मल नहीं हो पाएगा, ये आज नहीं मुकम्मल हो पाएगा, डेफिनेटली नेक्स्ट सैटरडे इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है कि आपकी क्लास के अंदर कितने किस्म के स्टूडेंट्स हैं, कितने किस्म के बिहेवियर हैं, कितने किस्म के ज़हान हैं, कितने किस्म के एटीट्यूड हैं। ठीक है, वो आप हर रोज उनसे मिलते हैं, हर रोज उनको देखते हैं, हर रोज उनको पढ़ाते हैं। क्या आप उनमें डिफरेंशिएट कर पाए हैं? क्या आपने उनको कोई नाम दिया है? अल्लाह ना करे बास टीचर इस तरह का भी नाम देते हैं, वो एक बच्चा काला है तो उसको कालू, है ना। तो यहां पर शख्सी खूबसूरती के हवाले से मयारात नहीं है, यहां पर मयारात है सारे के सारे बच्चे की मेंटेलिटी के हवाले से। उसमें आपने ग्रेडिंग की कि नहीं की? एक बच्चा जो है उसे लिखने पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसका क्या सलूशन निकाला? एक बच्चा बड़ा ही तेज है, ऐसे सबक दिया, ऐसे लाके सुना दिया, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। उसका आपने क्या किया? एक बच्चा एवरेज है, बस उस पीरियड के दौरान बमुश्किल सबक सुना ही लेता। एक बच्चा वो है, पीरियड क्या गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, सबक नहीं याद हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसकी एक रिसर्च है पूरी दुनिया पर, इनके पास चुके तमाम लोगों का डेटा मौजूद होता है। इनके मुताबिक दुनिया की 10% पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड है, माजूर है, और 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है इनके नजदीक। वैसे जो हमारा ये जो पीछे मर्दमशुमारी चली है, इसमें पूछते हैं ना माजूर बच्चे भी है, हमारे माशरे में यह है कि छुपाया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में 3.54% जो है ना वो आए, जबकि उनके नजदीक 10% आई है। क्योंकि यहाँ पे कल्चर ये है कि वो पूछने वाले फौजी ने तो सिर्फ इतना ही पूछना था ना, कितने बच्चे हैं? 5। तो माजूर है, अगर एक है भी मेंटली रिटॉर्टेड है या कोई और उसमें माजूरी है, डेफ है, डम्प है, नहीं सारे ठीक। तो लिहाजा यहाँ पे 3.54% आया है, लेकिन बाहर एक्चुअल ये राउंड अबाउट कुछ इससे ज्यादा या इससे कम, ये दुनिया की 10% आबादी जो है वो डिसेबल्ड है, और 90% को जो है वो नॉर्मल समझा जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इनकी जो डेटा एनालिसिस है उसके मुताबिक ये रिजल्ट है। चलिए जी, सबसे पहले हम जो छोटा फैक्टर है इसको देख लें कि ये डिसेबल किसे कहते हैं, फिर हम 90% की तरफ चलेंगे जी। 10% जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है जिसको ये डिसेबल्ड कहते हैं, इनमें डेफ स्टूडेंट्स, कानों से बहरे। अच्छा, जो कानों से बहरा होता है वो डेफिनेटली क्या होगा? स्पीचलेस भी होगा, गूंगा भी होगा, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना ये है कि जब कोई बंदा सही कान रखने वाला वो जब आपकी आवाज सुनता है, बेसिकली हम जब बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हवा में फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। गौर कीजिएगा, कभी होंठ बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, कभी जुबान आगे दांतों को लगती है, कभी तालू को लगती है, कभी मुंह ज्यादा खुलता है, कभी होंठ गोल होते हैं। डिफरेंट अल्फाज अदा करने के लिए हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो हर तरफ घूम रही होती है। यही फ्रीक्वेंसीज एयर में ट्रेवल करते हुए
जब आपके कानों के पर्दों के ऊपर मुंतकिल होती हैं तो एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक खास किस्म का मैसेज ब्रेन को भेजती है कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये है। अगले दिन मेरी एक टीचर से मुलाकात हुई जो गूंगों का टीचर था, डेफ स्टूडेंट्स का। उसने कहा सर इनके जितने वोकल कॉर्ड स्ट्रांग होते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जब ये बोलते हैं ना करके तो शोर मच जाता है और हम कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं, इतने स्ट्रांग वोकल कॉर्ड जिनके होते हैं बोलने वाले। लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कौन सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करें पता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, गूंगे होते हैं। तो डेफ स्टूडेंट्स जो हैं, एक तो ये है, नंबर 2 ब्लाइंड स्टूडेंट्स, जिन्हें नजर ही कुछ नहीं आता, बाय बर्थ वो ब्लाइंड हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, जिस्मानी तौर पर माजूर हो, बॉडी एक्शन चीजों को सही पकड़ नहीं सकते या वैसे टांगों से माजूर हैं, कोई ना कोई माजूरी उनमें फिजिकली मौजूद है। स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, बड़ी सख्त किस्म की बीमारी है। मेंटली रिटार्टेड स्टूडेंट्स, यानी जिनका दिमाग ही इतना नहीं होता, इनका आईक्यू लेवल बिलो 70 होता है, बिलो 70 से नीचे। स्टूडेंट्स विद हेड ट्रॉमा, ये होते तो सही हैं लेकिन पैदाइश के वक्त या बचपन में सर पर कोई ऐसी गंभीर किस्म की चोट लगती है तो ये हेड ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं, तो ये भी डिसेबल्ड ही होते हैं, या तो जिस्मानी तौर पर डिसेबल हो जाते हैं या ज़हनी तौर पर डिसेबल हो जाते हैं। हेड ट्रॉमा बनता है इनके लिए। तो ये जो स्टूडेंट्स थे जो अभी तक हमने देखे हैं, इनके मुतल्लक हमें पढ़ने की, सुनने की, देखने की जरूरत ही नहीं है, बीइंग द टीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कूल्स, क्योंकि इनकी जो मैंने गिनवाए हैं पीछे जितने भी मैंने गिनवाए हैं, डेफ स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स विद हेड ट्रॉमा है, ऑटिज्म है, इनके लिए अलहदा ही स्कूल्स होते हैं और अलहदा ही टीचर्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, कैसे लिखना है। अब ब्लाइंड जो हैं वो उंगलियों के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए बुक होती है उंगलियों वाली, अल्फाबेट्स उनके बिल्कुल सेपरेट होते हैं, इस तरह की चीजें। तो चूंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है, तो चूंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हमने जो काम करना है वो 90% पे काम करना है। हमने जो काम करना है कितने परसेंट पर? 90% पर। अब देखना यह है कि 90% जो लोग हैं, ठीक है, जो 90% लोग हैं उनकी कितनी किस्में हैं जो हमारी क्लास में बैठे हुए। 10% को तो छोड़ दीजिए, उसमें आगे सबसे पहली किस्म ये है गिफ्टेड स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इनका जो आईक्यू लेवल है वो अबव 130 होता है, अबव 130। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। कितना कुछ जोर दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये किसी स्कूल में नहीं पाए जाते, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। इन्हें अक्सर पेशर स्कूलों से निकाल दिया जाता है। आइंस्टाइन को भी निकाला गया, एडिसन को भी निकाला गया। ये शायद किसी मुल्क में भी ना पाए जाते हो, हर मुल्क में नहीं पाए जाते। ये पूरी दुनिया में चंद एक ही होते हैं जो हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। पूरी दुनिया में चंद एक ही होते हैं जो हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। जैसे एडिसन वो शख्सियत है जिसने बल्ब बनाया था। इससे पहले दुनिया रोशनी से मुतारिफ नहीं थी। उनके लिए रोशनी सिर्फ और सिर्फ ऑयल को, दिए को आग लगाने से ही होती थी। लेकिन ये वो वाहिद शख्स था जिसने आकर जो है वो पहला बल्ब बनाया।
उसी की दी हुई है। आज उसकी आगे कोई एलईडी बल्ब बन गया है, कोई जो है वो एनर्जी सेवर बन गया है, कोई बल्ब बन गया है, कुछ बन गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी उसी की दी हुई है। और आपको याद हो, ये स्कूल में पढ़ता था, इसको स्कूल से निकाल दिया गया और जो टीचर ने लेटर घर में भेजा, उसने कहा आपका बच्चा बड़ा ही कुंद ज़हन है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, लिहाजा ये पढ़ नहीं सकता, इसे घर पर रखिए। उसकी मां ने इसे ये खत जो है ये नहीं दिखाया, बल्कि उसने खुद घर पे पढ़ाया। ये अभी एक टीचर बात कर रही थी ना कि ये बहुत तंग करते हैं, अगला सबक पढ़ाते हैं और पिछले सबक के ऊपर फोकस नहीं करने देते। ये कोई उस टाइप की चीज होती है, यानी वो वाले जरासीम जो हैं उन बच्चों में, ये जो लो लेवल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ इंटेलिजेंट कहेंगे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, तो उनमें वो जरासीम मौजूद होते हैं। ठीक है। आइंस्टाइन न्यूटोनियन फिजिक्स को समझता था, लेकिन हमेशा नए नए नजरियात पेश करता था, ओपननेस टू एक्सपीरियंस था। ठीक है। और उस नए नजरियात की वजह से आपको पता है कि इसी के दिए हुए नजरियात थे जिसकी बेस पर क्या बना, एटम बम। कि mass can be converted into energy and energy can be converted into mass। फिर उसने थ्योरी दी E is equal to mc square। एनर्जी किसके इक्वल होती है, mass into velocity of light का स्क्वायर। अब इसी की थ्योरी है जिसके ऊपर आज मिराज भी साबित हो जाती है। इसी ने कहा था ना कि जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार के बराबर चले तो उसके लिए वक्त रुक जाता है, वक्त नहीं चलता। टाइम जो है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट्स के साथ कोई ट्रेवल करे। तो जो मिराज हुई थी उसमें जो सवारी आई थी वो क्या था, बुराक, जिसके मुतल्लक ये था कि इसका अगला कदम वहां पर गिरता है जहां पर नजर जाती थी। अभी आप ऐसे देखें तो आपकी नजर कहां पर जाती है, आसमां पर, ऐसा ही है। तो वो कितनी तेज सवारी होगी। और फिर मिराज का वाकया तो आपको पता ही है कि आप कई साल सफर करते रहे, जन्नत और दोजख देखी, जब वापस आए तो जैसे कहा जाता है जी कुंडी अभी तक हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था। ये आज इसकी थ्योरी से ये बात जो है ये आप देखिए कभी इंटरनेट के ऊपर, मिराज इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पता चले कि आज की जो जदीद तहकीक है उसने साबित कर दिया है कि मिराज वाकई सही जिस्म के साथ हो सकती है। लेकिन उसके लिए वो पावर, वो वेलोसिटी, वो स्पीड, वो किसने देनी थी? वो तो एक ही कुदरत है, एक ही अल्लाह है जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया, वो उसने देना था। तो बहरहाल जीनियस लोग, और वो स्टीफन हॉकिंग, चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ये भी एक किस्म है, अगर कि आपने इसको डील ही नहीं करना, ये आपके हाथ ही नहीं चढ़नी, ठीक है ना, ये होते ही मुनफरद है। ठीक है। तो इसके जो नजरियात हैं कभी पढ़े, इसने अल्लाह के वजूद को साबित कर दिया है कि अल्लाह इज देयर समथिंग, कुछ ना कुछ है जो इस पूरे निजाम हस्ती को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, इसके नजरियात। और ये इसको मेरा ख्याल फौत हुए आई थिंक 2 या 3 माह हुए, ज्यादा देर नहीं हुए, 2-3 माह हुए, ये स्टीफन हॉकिंग। तो ये वो लोग थे जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे, इनका आईक्यू लेवल अबव देन 130 था। लेकिन आपको एक बात बताता चलूं कि अल्लाह ने इंसान को क्या कुदरत दी है
आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी महफूज है और उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल्स किए गए, उसके जो टेस्ट किए गए, तो पता ये चला कि इस बंदे ने अपने दिमाग का सिर्फ 7% इस्तेमाल किया। डू यू इमेजिन कि एक इंसानी दिमाग कितना ताकतवर हो सकता है कि इसने सिर्फ 7% इस्तेमाल करके पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स जो है उखाड़ के फेंक दी, जदीद नजरियात राइज कर दिए। पूरी आज की डेवलपमेंट इन नजरियात पर है और उसने अपने ब्रेन का कितने % इस्तेमाल किया? ओनली 7%। तो फिर अल्लाह की दी हुई कुदरत इंसान के पास कितनी, अगर उसको 100% यूज करे। खैर ये तो जमाना ही अब और बन गया ना। मैं आपको बताऊं, कभी आप लाइफ हिस्ट्री तो पढ़ें, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री, और उसके जो माहिरीन तालीम है, इमाम गजाली है, उसको तो जरा पढ़िए। आप अपने इमाम बुखारी को तो जरा पढ़िए, आपको पता चले कि उन्होंने कितने % इस्तेमाल किया होगा। लाखों अहादीस एक वक्त में पूरे के पूरी लाइन के साथ याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी मौजूदगी में यह बात की, आगे उसने किससे की, आगे उसने किससे की, और ये शख्स जो है इसका शजरा नसब क्या है, ये काबिल एतमाद है कि नहीं है, पूरी एक साइंस है, पूरी एक साइंस है। ये तो आज चूंकि जमाना ही इनको पढ़ने का रह गया। मैं इमाम बुखारी या इमाम गजाली को पढ़ाऊं क्या यहाँ पर? कभी उनकी जिंदगी के हालात तो पढ़ के देखें, आपको पता चले कि आइंस्टाइन उनका पास्कू भी नहीं था। आपकी जितनी जदीद तहकीक है, उसकी बेस जो रखी है, वो सारी की सारी मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी, क्योंकि वो जो उबारा गया था, वो जो स्टिमुलेट किया गया था, तालबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसमें कोई लिमिट नहीं बताई कि सिर्फ स्टूडेंट्स ने हासिल करना है। इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक, कंटिन्यूटी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। वो चीज इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मुझे बताइए चीन में कौन सा शरीयत का इल्म था जो उन्होंने जाके हासिल करना था? वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म, सूरज और सितारों का इल्म, इस जमीन के हकाइक का इल्म, इन फजाओं और हवाओं का इल्म, इन दरियाओं और समंदरों का इल्म, ये हासिल करने के लिए निकले थे मुसलमान। जितनी तहकीक पहले थी यूनान की, वो सारी की सारी ट्रांसलेट की गई अरबी में, और उसको पढ़ा और उसको फिर आगे लेकर चले। जितने मुस्लिम साइंटिस्ट, 1000 से ज्यादा का जिक्र मिलता है। आपकी सर्जरी में आज भी वही आलात इस्तेमाल हो रहे हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने इजाद किया। केमिस्ट्री के जितने तजाद और एहसास हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो किसने इन्वेंट किए, किसने सामने लेकर आया, किसने डिस्कवर किए? वो मुस्लिम साइंटिस्ट। तो अब चूंकि जमाना जो है, मीडिया जो है, वो सारे का सारा चूंकि इन्हीं के राग अलाप रहा है, तो मजबूरन चूंकि आपको बात इन्हीं की समझ आएगी, लिहाजा इसी के हवाले से बात करने का कि ये जो हैं, इन्होंने सिर्फ 7% इस बंदे ने इस्तेमाल किया। तो हैरान होंगे, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो पूरा सेक्रेटेरिएट चलाता था, वो थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, पूरा सेक्रेटेरिएट। और सल्तनत इतनी बड़ी सल्तनत कि आज तक उसकी नजीर नहीं मिलती, आधी से ज्यादा दुनिया। इतना मजबूत निजाम, फौजें बेच रहे हैं, बजट बना रहे हैं, खजाने, यानी जो माल आ रहा है उसका हिसाब तब रखना, जो फौज पे खर्च हो रहा है उसका हिसाब तब रखना, उनके बीवी बच्चों को पीछे घर वालों को वज़ाइफ देना, सारा निजाम, पूरा सेक्रेटेरिएट सिर्फ एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने संभाला। तो उन्होंने कितने % दिमाग इस्तेमाल किया होगा, इमेजिन करें। ये उनके पास्कू भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट गिफ्ट
गिफ्टेड स्टूडेंट जो हैं ये स्कूलों में नहीं मिलेंगे। बहरहाल इनको पढ़ना, देखना और सुनना एक हवाले से जरूरी था, क्योंकि हमारी किताबों में भी इनका जिक्र मिलता है। आगे चलिए, जो हमारे जो मिलेंगे क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इनका आईक्यू लेवल 110 से 130 तक होता है। उनका अबव देन 130 था, ये 130 तक होता है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है 90% में से, ये 3 to 5 इन अ क्लास। एक क्लास जो होती है ना 25 से 30 बच्चों की या 35 बच्चों तक की क्लास, उसमें ये 3 से 5 होंगे। अगरचे उनमें भी ग्रेडिंग होगी, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम है, ये कम है, लेकिन 3 to 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड पोजीशनों के ऊपर आएंगे। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, अलमिया ये है कि हमारी क्लासेस और हमारा सिलेबस और हमारी बुक्स इनके लिए नहीं होती। ये हमेशा आपसे आगे चलते हैं। जैसे उन्होंने कहा अगला सबक याद कर रहे हैं, या आपने इधर सबक दिया और उधर वो याद करके आ गया। आपका 40 मिनट का पीरियड था, आपने बड़ा अच्छा डिजाइन किया जी, 10 मिनट तो मैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगी, व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगी, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखूंगी, सब कुछ अंडरस्टैंड करके फिर इनको मैं 20 मिनट्स दूंगी कि आप इस सबक को याद करके सुनाएं। फिर अगले 10 मिनट में मैं इसको लिखवा लूंगा, जो आपने लेसन प्लानिंग की होती है, जो टाइम शेड्यूल आपने बनाया होता है। लेकिन ये आपके सारे टाइम शेड्यूल को, आपकी मैनेजमेंट को खराब कर देता है। ये क्या करता है कि आपने समझा था कि 20 मिनट तक आएगा, ये अगले ही 2 मिनट के बाद आ गया। बाकी बाद हालतों में ऐसा होता है कि आपने कहा जी अच्छा जी सारे खड़े हो जाएं, जो सुनाएगा वो बैठ जाए। ये सबसे पहले आपके सामने टीचर सुन ले, यानी बिल्कुल एक जिन की तरह ये सामने होगा। और अब आपने इससे सबक सुन लिया तो ये क्या करेगा, आपने कहा जाओ बैठ जाओ, लेकिन ये बैठेगा किस तरह? इंसान का बच्चा है, बंदर का बच्चा नहीं बैठता, इंसान का बच्चा कैसे बैठेगा? तो ये लाजमन अपने कुलीग्स को तंग करेगा, किसी के साथ बात करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। यानी ये आपके लिए एक इरिटेटिंग प्रॉब्लम बन जाए। अब हमारे टीचर्स इनको कंट्रोल नहीं करते। ये बड़ा एक सीधा सा मामला है कि हर क्लास में 3 से 5 स्टूडेंट तो इस तरह के होने ही होने हैं जिन्होंने बड़ी जल्दी सबक सुना देना। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जब सबक सुना जाए तो बाकी जो 25 मिनट 30 मिनट बचते हैं उसमें इनको कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर देनी है ताकि ये मसरूफ रहे, ये आपको तंग ना करें। अब वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे दिया याद करने के लिए और उसकी 5 लाइनें दी थी, ये 5 लाइनें सुना गया। अच्छा आपने कहा जी जाओ अब जरा इसके स्पेलिंग्स याद करके आओ, वो 2-4-5 मिनट के बाद आया, आपको स्पेलिंग भी सुना दिया। अब आपने इसे कहा अच्छा जाओ इसको लिख के लाओ। आप अपना काम साथ साथ करती जा रही हैं, बच्चों से सबक सुनिए, जो भी काम करना था, लेकिन इसको मसरूफ रखा हुआ। ये हो सकता है पीरियड खत्म होने से पहले आपको लिख कर भी ले आए और तकादा करेगा आप चेक भी करो। आप चेक करने का टाइम तो क्लास में आपके पास है नहीं, देन व्हाट क्या करेंगे? तो डिफरेंट तरीकों से इसको मसरूफ करने के लिए एक तरीकाकार ये हो सकता है कि इसको आप को टीचर बना लें। ठीक है, क्लास में ये भी टीच करे, जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको उतना ही आगे ले आई। फॉर एग्जाम्पल उसने सबक सुना लिया, आपने कहा बेटा इस लाइन से जो भी याद करेगा ना इस साइड से सुनते जाओ। हो गया ना मसरूफ? मसरूफ हो गया ना। दूसरा इंटेलिजेंट आ गया, उसने सुनाया, आपने कहा इधर से सुनते जाओ। तीसरा आया, आपने कहा पीछे से सुनते आओ। चौथा आया, आपने कहा उस साइड से पीछे से सुनते आओ। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपने उस पूरे पीरियड के दौरान ऐसे स्टूडेंट को मसरूफ रखना है। मैं इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहा था तो वहां पर ये जो इमामों का मैंने जिक्र किया, उनके यहाँ एक रिवाज चलता था, सही नाम मेरे ज़हन से उतरा हुआ है कि उनको क्या कहते थे। जब इमाम
या उस वक्त का उस्ताद दर्स दे लेता था, ठीक है, तो उसके बाद वो वहां से उठ जाता था और अब वहां पर उसका जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था यही, ठीक है, उसकी बारी होती थी कि अब इस सबक को वो इलेबोरेट करे, वो समझाए। क्यों? टीचर की उम्र होगी 25, 30, 35, 40 साल, स्टूडेंट की उम्र होगी 8, 10, 12, 14 साल। टीचर की जो वोकैबुलरी है बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसके पास जो जखीरा अल्फाज है वो ज्यादा होगा, और हो सकता है वो स्टूडेंट्स के लेवल पर रह कर ना पढ़ा सके, तो वो उस स्टूडेंट को खड़ा करते थे। चूंकि तुम इनके एज फेलो हो, तुम इनके क्लास फेलो हो, तुम हम मशरब हो, हम असर हो, तो अब क्या करो, इनको तुम इलेबोरेट करो, तुम समझाओ। तो वो शागिर्द पढ़ाता था, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का इस्तेमाल देखिए, एक तो उस्ताद के लिए हेल्पफुल हो गया और एक आपने उसको मैनेज कर लिया कि वो सारे का सारा टाइम उसका आपने वो मसरूफ कर दिया ताकि वो इधर उधर की नेगेटिव एक्टिविटीज में ना जा सके। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट से हेल्प लीजिए अपनी क्लास में। सो आप समझ गए कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आपने टैकल किस तरह करना, उसको आपने फारग नहीं छोड़ना। फारग छोड़ेंगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कि अगर ऐसे बच्चों की हम तारीफ करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं, तो क्या दूसरे बच्चे निगलेक्ट नहीं होते? आपने तारीफ सिर्फ इसकी तो नहीं करनी। एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, ठीक है, और उसे पता है कि मेरे ये 3 जो है ना, ये तो खुद ही नहा धो के कपड़े पहन लेंगे, तैयार हो जाएंगे, इन्हें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे ये 2 बच्चे या एक बच्चा इस काबिल नहीं है, तो वो उसको खुद नहलाने में मदद करेगी, उसको कपड़े पहनाने में मदद करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि वो माँ है, वो अपने बच्चों को समझती है। तो जहां पर जब आप खाना देंगे तो उसको भी उसी तरह की चीजें देंगे और उसको भी उसी तरह की चीजें। ये नहीं कि ये मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं तो लिहाजा इनको ज्यादा अच्छा खाना वेल प्रेजेंटेशन के साथ, और ये मेरा एक बच्चा कमजोर पैदा हुआ है तो लिहाजा इसको मैं खाना नहीं दूंगी, इसको खाना कम दूंगी, या अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ नहीं दूंगी, या जिस तरह का गंदा रहता है मैं उस तरह का गंदा खाना इसको दूं। नहीं, वो माँ है, वो मुसावी सलूक करेगी। तो जहां पर आप अच्छे बच्चे की, इंटेलिजेंट बच्चे की तारीफ करेंगे, एक्सीलेंट वर्क, गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, ऑसम वर्क, वहीं पर जब एक कमजोर बच्चा काम करके आएगा तो आप उसको कहेंगे कंधे पर थपका देकर, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया इस बच्चे ने। यानी वो बहुत थोड़ा सा काम करके आया है, ठीक है ना, लेकिन आप उसकी भी तारीफ करेंगे। वो इस तारीफ से इतना ज्यादा मोटिवेट होगा कि आप देखिएगा कि अगले दिन उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, उससे अगले दिन और बढ़ जाएगी। आपने हर बच्चे को मोटिवेट करना है, आपने हर बच्चे की तारीफ करनी है। मैंने पहले कहा बच्चे बुरे नहीं हैं, उनमें आदतें, उनकी खसलतें, उनकी काबिलियत में कोई कमी है। बच्चा तो हर कोई जो है वो एक जैसा है, मुसावी हकूक लेकर पैदा हुआ है, लिहाजा हर बच्चे की तारीफ होगी। जब हर बच्चे की तारीफ होगी तो फिर कोई भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होगा। उसको पता है कि मैंने अपनी बसात के मुताबिक जितना अच्छा किया मुझे अप्रिशिएट कर दिया गया, वेरी डन, वेरी गुड, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। अब आप आए बेटा, आप ये सवाल हल करें, ठीक है ना। अब अगर उससे हल नहीं हुआ तो आप ये नहीं कहेंगे भाई इससे हल नहीं हुआ, ये दवा जो उधर हो जाओ, तुम्हें तो सवाल ही नहीं आता, तुम आओ। नहीं भाई, इस बच्चे ने ये 2 स्टेप्स तो बहुत अच्छे किए हैं, ठीक है ना, जबरदस्त किए हैं। अब आगे से तीसरा स्टेप जो है ना आप आगे करो, ठीक है। ये कहना ही नहीं कि तुमने गलत कर दिया, आप बताएंगे खुद तो खुद ही पता चल जाएगा उसने गलत किया था। अब बेटा आप आओ, आप ये तीसरे स्टेप से शुरू करो। मेरी बात समझ नहीं है? जिसने सवाल गलत किया उसकी भी तारीफ, इसलिए कि उसने 2 स्टेप तो ठीक किए थे,
उसने 2 स्टेप तो ठीक किए थे, जितना ठीक किया कम से कम उस हिसाब से उसकी तारीफ कर लीजिए और आगे दूसरे को लगा दे। उसे खुद एहसास होगा कि मैंने आगे से अपनी इस्लाह करनी है। अभी मैंने 2 स्टेप ठीक किए हैं, टीचर ने मेरी तारीफ की है, टीचर ने मुझे मोटिवेट किया है, मैं अब आगे से और मेहनत करूंगा ताकि बाकी 3 स्टेप भी जो है वो ठीक कर जाऊं। क्लास में जो माहौल होगा, एवरी टाइम आप मोटिवेट कर रही होंगी, आप बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़ा रही होंगी, ना कि उसको कम कर रही होंगी। जब भी याद रख ले, माहिरीन तालीम कहते हैं कि एजुकेशनल एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, एजुकेशनल सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है बच्चे की सेल्फ एस्टीम का हाई होना। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स। जिस स्टूडेंट की इज्जत ही ना हो, आज आपने एक स्टूडेंट को कह दिया तुम हो ही निकम्मे, तुम्हारा भाई भी निकम्मा था, उसके पास क्या बाकी रहा?